बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलो फरीद रईस के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को के सितारे गर्दिश में नजर आते हैं क्योंकि वारंट पर वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। जहां एक तरफ तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहे, वहीं खातून जज धमकी केस में भी इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले बलूचिस्तान से भी एक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। ये वो तमाम मुकदमात और वारंट गिरफ्तारियां हैं जिसका सामना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है। पंजाब के हवाले से तारीख सामने है, इंतखाबी मुहिम उरूज के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून के जल्द से और उसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां। लेकिन इमरान खान साहब गिले शिकवे भी करते नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि जहां इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है, लॉन्च हम करते हैं और इलेक्शन कैंपेन में हमें जो है वो मुकदमात का सामना करना पड़ता है। खान साहब किन खदशात का और किस तरह के शिकवे कर रहे हैं, जरा पहले आपको दिखा दें। इलेक्शन और इमरान खान की जो ये शिकवे हैं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि खान साहब अपने ऊपर होने वाले मुकदमात और इन तमाम चीज़ों से नाला नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहब हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया, इसका जवाब क्या दिया जाता है, ये भी आप देखिए। आज जब मैं सुनती हूँ कि मरियम को खुली आजादी है, 4 साल जितनी बुरी विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया है, इनको तो कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। ये वो चीज़ें हैं, कौन इस मामले के अंदर किस तरह से मामलात और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ये तमाम चीज़ें किस तरह से आगे इस असरअंदाज होंगी। और साथ साथ एक बहुत अहम सवाल है, वो ये कि इंतखाबात, क्या इंतखाबात ही मुल्क के मसाइल, सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी जो माशी अदम इस्तेहकाम है, उन मसाइल का हल है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद न्याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। ज़रा इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह के केसेस का सामना है, जहां मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जनाब अभी तो उनको उंगली ही नहीं लगाई है, अभी टच ही नहीं किया गया, अभी तो बिल्कुल आगाज ही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जनाब मुझ पर मुकदमात के ढेर लगा दिए गए हैं, मुझ पर वारंट गिरफ्तारियां हैं, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या ऐसे मौके के ऊपर, जबकि खान साहब आज हुकूमत में नहीं है और जब वो हुकूमत में थे और जब गिरफ्तारियां वारंट जारी होते थे, तो आज उनका शिकवा बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद। देखिए शिकवा बने ना बने, ख़ान साहब ने जो है तो शिकवा करते रहना है और उनका तर्ज़ सियासत, उनका बयानिया, उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी ऐसी है और उनकी पार्टी में भी यही लाइन टॉप से बॉटम तक जाती है कि आपने झूठ को बयान करना है, स्पिन करना है और राई का पहाड़ बनाना है। और आप ये देखिए कि अगर आप मवाजना करना चाहते हैं कि माजी में ऑपोजिशन के साथ क्या होता रहा, उनकी ज़बान बंदी, तो क्या वो पाबंद सलासिल रहे। यहाँ 2 दिन में अभी वारंट निकलता है तो अदलिया एडवांस में बैठ के उसको सस्पेंड कर रही होती है। खान साहब के इंतज़ार में हफ्तों और हफ्ते गुजर जाते हैं, आ रहा हूँ, सुबह आऊँगा, प्लान करूँगा, देखूँगा, और वो नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के साथ मैं हैदर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त जो पंजाब में होने वाले इंतखाब हैं या ये साल 2023 भी इंतखाबात का है, क्या हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब का गिरफ्तार होना या अदालतों का सामना करना वो ज़रूरी है, या वो मैं रिफ्रेज कर दूं कि वो ये चाहते हैं या समझते हैं कि इलेक्शंस विदाउट इमरान खान, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए? देखिए हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस तरह नहीं सोचता जैसे शायद आपने बयान किया, या ये जाविया नहीं है। यस, मरियम नवाज साहिबा का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम ये समझते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट और नो बैलेंसिंग एक्ट, इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। अगर आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक और सेंसस पे होगा और कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन दूसरे सेंसस पे होगा, तो फिर जो खान साहब कह रहे हैं वो भी शायद दुरुस्त हो। लेकिन अगर आइन और कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमें देखना है
कि आप जो है इन मामलात को कैसे देख रहे हैं। हम किसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, बट कोई भी शख्स हो, खा इमरान खान हो, खा कोई और हो, आपको आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई केस बन रहा है, अगर कोई अदालत जो है वो कर रही है मामलात को, तो आप जो है उन सब चीज़ों को बगैर सुने, बगैर देखे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आपको ये सब चीज़ें ड्यू प्रोसेस के ज़रिए आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल इनको मिलना चाहिए और किसी भी शहरी को मिलना चाहिए। आप ये देखिए कि इनको ड्यू प्रोसेस हो रहा है, इनको नोटिस जा रहे हैं। माजी में बंदे उठा लिए जाते थे, केस और रेफरेंस उसके 90 दिन बाद तैयार किए जाते थे। इनके साथ तो ऐसे नहीं हो रहा। इनके साथ ये ऐसी दास्तानें गम सुना रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इनके साथ क्या हो रहा है। रोज़ प्लस्तर लगाकर कौम से खिताब भी करते हैं और उसके बाद सारे मामलात जो हैं उसको जो है अपनी और तरीके से। ठीक है, मैं अमजद साहब से इसके बारे में बात कर लूँ। अमजद नाजी साहब, ये मुझे बताइएगा सर, अदालतों में पेश होने के लिए जो है वो ले तो लाल से काम लिया जाता है, उज़्र बनाया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, लेकिन उसी प्लस्तर लगे पाँव के साथ जो है वो रैली में भी जाते हैं, उसकी क़यादत भी करते हैं और अदालतों का सामना करने से कतरा रहे हैं। यानी कि आपके दौरे हुकूमत में भी गिरफ्तारियां आपकी सियासी मुखालफिन की। खान साहब हमेशा ये कहते थे मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, मैं इनको जेलों में लेके जाऊंगा, इनको वो अशर करूंगा, ये देखेंगे। तो आज आपके साथ ये हो रहा है और आज इस पर आप चीख पुकार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके करतूत जो थे वो थे करप्शन की बुनियाद पे ये जेलों में गए और ज्यादातर जो केसेस थे ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। हमारे दौर में सिर्फ 2 से 3 थे, एक टीटीज का केस था और 1-2 और थे, लेकिन किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं किया गया था और ना किया अमजद साहब। लेकिन खान साहब तो हर बार जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ललकारते थे। वो मेरी बात सुने, आपने सवाल किया तो मेरा जवाब भी तो सुनिए। खान साहब के ऊपर जो 80 के करीब जो है वो केसेस बनाए गए, वो ज्यादातर 144 की खिलाफ वर्जी है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और कोई टेक्निकल बुनियादों पे बनाए गए हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और उनका मकसद ये था कि किसी तरीके के साथ इमरान खान को घुटनों पे लाया जा सके, लेकिन इमरान खान को ना वो जानते हैं ना इमरान खान को वो झुका सकते हैं। अल्लाह ताला का करम है कि इमरान खान आज भी अपने पूरे कद के साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से खड़ा है और खड़ा रहेगा। नहीं, जो वारंट जारी हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो हमें नजर आ रहा है, यानी जितने वारंट्स आ रहे हैं, यानी कब तक आखिर इन वारंट को हम अदालतों से नहीं घबराते, हमें अदालतों से कोई डर है या खौफ है। खौफ उनको होता है जिन्होंने चोरी की होती है, हमें ये खौफ नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे हाथ साफ है और हमें इनसे कोई डर भी नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके के साथ जब अभी इलेक्शन का मतलब जैसे टाइम आया कि कभी रैलीज को कहा गया, फिर हम कैसे इलेक्शन कैंपेन में जाएं। जब हमने कैंपेन का आगाज किया तो इनका जो है वो सर से पांव तक ये कांप रहे थे और रैलीज ही नहीं निकालने दे रहे थे। और जब हमने रैली निकाली, आप आज देखा कि जब रैलीज निकल रही तो भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ जो है वो एक आज वारंट जो निकले, लेकिन लोगों को तो नहीं रोक सकते। आज पूरा लाहौर बाहर है। अच्छा साहब, अगर मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जितने वारंट्स आ रहे हैं, जितने मुकदमात बन रहे हैं, उनमें अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें प्लान बी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हमारा हर किस्म का प्लान है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला पे हमें यकीन है, ये इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकते। और नहीं, सियासी रहनुमा है ना खान साहब, सियासी रहनुमा है ना। पाकिस्तान में तो सियासी रहनुमा जेल भी जाते हैं। चाहिए ना फरीद रही, जैसे आपको पता है कि आप कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरीके के साथ एक अरसे से प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल वर्कर हो, लीडर हो, उसको अपना पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमें अपने लीडर का पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर कहाँ खड़ा है और आज पूरे पाकिस्तान की अवाम उनकी तरफ क्यों देख रही है। तो उसकी बुनियादी वजह है कि जब तक आपके अंदर सच नहीं होता, जब आप किसी कॉज के लिए एक नहीं, वो ठीक आपकी बात है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, सियासत है,
सियासत के अंदर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो है वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम जो है वो शहीद भी कर दिए जाते हैं, सलाखों के पीछे भी जाते हैं। तो खान साहब भी जो एक पॉलिटिकल लीडर तो हैं, पाकिस्तान की सियासत में तो सब कुछ चलता है। मैं उस पर बात कर रहा हूं कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कोई प्लान है आपके पास? अल्लाह ताला सबसे पहले तो खैर रखे, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। और जैसा हमें अदालतों पर यकीन है कि रूल ऑफ लॉ अगर पाकिस्तान के अंदर है, बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हमने उसका प्लान बी भी है हमारे पास, प्लान सी भी है कि हमने कौन से मुश्किल टाइम में हमने क्या करना है। ये पूरा एक SOP बना दी है खान साहब ने। और फिर भी खान साहब अगर एक कमरे में भी बैठा रहे ना फरीद, मैं एक बात कहूँ, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत अच्छा, अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि खान साहब अगर एक कमरे में भी बैठे रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है। हैदर जमान साहब, आपने ये बात सुनी, निहाल हाशमी साहब भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे, मैंने एक ब्रेक ले लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं जरा सा निहाल साहब को भी साथ ले लेंगे और उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि पॉइंट बड़ा अहम है। और अमजद साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब अगर एक कमरे में के अंदर भी बैठे रहे तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जीतना है। एक ब्रेक के बाद कहते हैं। हैदर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अमजद साहब ये फरमा रहे थे कि खान साहब अगर घर में भी बैठे रहे तो जीतना PTI नहीं है। बड़ा यकीन और बहुत ही एतमाद के साथ ये बात कर रहे हैं इस वक्त के जो आइंदा इंतखाब होंगे उसमें जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की है। यानी कि हम ये समझें कि जो नतीजा आएगा वो PTI के फेवर में ही होगा और अगर नहीं आएगा तो फिर दोबारा से इंतखाब कराने की दुहाई दी जाएगी। देखिए फरीद, खान साहब का मैं एहतराम करता हूँ, खान साहब का। बात यह है कि इन्होंने 2-3 सख्त बातें की, नहीं करनी चाहिए। हमारी क़यादत चोरी चकारी में नहीं थी। सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों की नैब और नैब के चेयरमैन की जद में थी, जिसकी वीडियोस थी और जिसको ये ब्लैकमेल करते थे और केसेस बनवाते थे। और बहुत सारे केसेस अदालतों से वो डिसमिस हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं और बहुत सौ में बरी भी हो गए हैं और जो पेंडिंग है वहाँ पे भी नतीजा निकल आएगा। तो इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी को ब्रांड कर देना ये इनकी जमात का वतीरा रहा है। इनके अपने कायद जो हैं वो क्या करते रहे हैं, अदलिया को तज़हीक अमेज़ रवैये से एड्रेस करते रहे हैं, जजों को थ्रेटन करते रहे हैं। जज ज़ेबा चौधरी साहिबा का केस है, तोशा खाना का केस है। हम इनको चोर नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये खुद भी केसेस में मतलूब हैं। केस सही बना है गलत बना है, इनका मौक़िफ़ हो सकता है। इसका फैसला ना मैंने करना है, ना फरीद रईस ने करना है, ना अमजद न्याजी ने करना है। इसका क्या फैसला ड्यू कॉम्पिटेंट फोरम पे जो कोर्ट है उसने करना है। इनको जहां रिलीफ मिल गई है हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन आपने जहां जजेस की अदलिया के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात की है, वहीं पे इमरान खान साहब यानी कि अदलिया को मुखातिब करते हुए वैसे क्या कह रहे हैं या आप सुनिए, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। अमजद न्याजी साहब को तो खैर है, उनके लीडर ने ये कहा है, लेकिन आप सुने जरा सा इसको। हैदर साहब, मैं सुनाता हूँ, जरा दिखाइए जनाब इमरान खान साहब अदलिया की तरफ जो निगाहें मरकूज हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं। जी हैदर साहब, अदलिया की तरफ तमाम निगाहें मरकूज है इमरान खान साहब की। अभी तो कि वही अदलिया है जो बनाना रिपब्लिक जिसके रास्ते में वो खड़े हैं। इसी अदलिया ने रात को 12 बजे खुलकर भी इनको रिलीफ दी। इसी अदलिया ने गैर आइनी इक़दाम जो स्पीकर असद कैसर का था और कासिम सूरी का था और इमरान खान और आरिफ अलवी का था, उसको भी गैर आइनी करार दिया इसी अदलिया ने। तो ये वक्त के साथ साथ तब्दीली करते हैं। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की, ये कमरे में बैठे, ये जहाज में बैठे, ये ट्रेन में बैठे, ये प्लस्तर लगाकर जेल में बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये घर में बैठे हैं, रोज खिताब करते हैं। आप देखिए कि कितने जम्मे गफीर था जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी इनकी कॉल पे। मेरा एक सवाल है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप ये हाउ कॉन्फिडेंट दे आप, यानी कि अगर PTI इतनी कॉन्फिडेंट है, जैसे न्याजी साहब ने बात की कि खान साहब अगर घर में भी बैठे रहे तो आइंदा जो जीत है वो PTI की होगी। मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस चीज के ऊपर। अगर इमरान खान की वो जीत होती है तो क्या आप नतीजा मान लेंगे? फरीद, इनकी जो कॉन्फिडेंस है वो तो अमेरिकी साजिश पे भी थी।
इनकी कॉन्फिडेंस तो इसमें भी थी कि फलाने ने मेरी हुकूमत गिराई, अब तरले करके फ़ोन कॉल करके लॉबियस्ट उठा के अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं, घुटने पकड़ रहे हैं। इनकी जीत तो पता नहीं थी कि करोड़ों लोग जो हैं, इनकी उम्मीद थी ना कि करोड़ों लोग जो है जेल भरो तहरीक में जाएंगे, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ही देन इमीडिएटली फेस सेविंग ली कि सुप्रीम कोर्ट से जब सुओ मोटो में एक फैसला आ गया, तो इनकी जीत इनको मुबारक हो। सवाल ये है कि अगर ये जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात, आपका सवाल है, उसको कबूल करेगी? अगर इलेक्शन फ्री फेयर तरीके से होता है, आइन और कानून के मुताबिक होता है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हमको इनकी तरह कि सर फ्री एंड फेयर की डेफिनेशन क्या है सर? पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में फ्री एंड फेयर की डेफिनेशन तो ये है कि जो जीत गया उसके लिए फ्री एंड फेयर, जो हार गया उसके लिए धांधली। सिंपल इज दैट। नहीं, उसकी डेफिनेशन ये नहीं है फरीद। उसकी डेफिनेशन ये है कि जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, मीडिया के लोग हैं, जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, जो पाकिस्तान में फाफिन है, दीगर इदारे हैं, पिलडैट है, अगर वो उसको अमूमी तौर पर, यूरोपियन ऑब्जर्वर्स हैं, अगर वो उस इलेक्शन को अमूमी तौर पर जो है फ्री एंड फेयर कहते हैं, उसमें सवालिया निशानात नहीं होते, तो बिल्कुल सर कौन सा ऐसा इंतखाब है जिसपे सवालिया निशान नहीं लगा? मुझे आप बता दीजिए, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूं, इसलिए बात करना चाह रहा हूं बिकॉज अब तक तो यही होता है कि जिसके हक में नतीजा आ रहा है वो उसको फ्री एंड फेयर गर्दानता है, जिसके हक में अदालती फैसला आता है उसके लिए अदालतें आजाद होती हैं। यानी जिसके फेवर में हो उसके लिए सब कुछ अच्छा, जिसके फेवर में ना हो उसके लिए फिर फौज भी नहीं अच्छी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी नहीं अच्छा, उसके लिए जो है वो कुछ भी नहीं अच्छा। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो क्या है डेफिनेशन पे? 2013 में पीटीआई ने उन इंतखाबात को नहीं माना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले का आरओ इलेक्शन है। आप उस इंतखाब के नतीजे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पीटीआई भी बनी। 2018 में आरटीजीएस बैठ गया। कैसे कैसे क्या हुआ, हमने इंतखाबात के प्रोसेस पे अपनी रिजर्वेशंस दी, पीएमएल नवाज ने भी दी, लेकिन हम असेंबली में बैठे। देखिए किसी चीज को, लेकिन पीटीआई का क्या प्रॉब्लम है? पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी या ये मानते हैं या ये नहीं मानते, ये मिडवे नहीं देखते, ये डायलॉग में बिलीव नहीं करते। ये खुद जिसको चोर डाकू कहते थे, आज उसको जम करके उसको सदारत दे दी अपनी जमात की। लेकिन किसी और से भारत पे कश्मीर हो जल जाए, अगस्त 5 का इक़दाम हो जाए, पाकिस्तान में टेररिज्म हो, किसी मामला हो, हम इस ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चोर हैं। लेकिन खुद अपनी सफ़ों में चोरों के बच्चे कच्चे सारे चट्टे उठा के बिठा दें, वो पाक हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो वॉशिंग मशीन है उसकी लॉन्ड्री में से जो निकल आए वो पाक साफ है। अब तो खैर ये भी लिमिटेड सादिक और अमीन है ना, इमरान खान साहब बकौल साकिब निसार के कि मैंने उनको कंडीशनल और एक लिमिटेड सादिक और अमीन कहा है। चले मैं आपकी इस बात को जरा ले चलता हूं निहाल साहब की। मुझे निहाल आशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। निहाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हम मुकाबला करेंगे। सर मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन अमजद साहब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप चाहता हूं आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा जनाब। की जिस तरह से हैदर साहब ने कहा जनाब, दरमियान का रास्ता आपके पास कोई भी नहीं है, आप या तो मानते हैं या नहीं मानते। फिर दूसरी बात इस चीज के ऊपर है कि वो फ्री एंड फेयर आपके नजदीक वो है जिसको आप जीत जाएं, वही इलेक्शन कमीशन होता है, वही इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसी के अंडर उसी के अम्ब्रेला तले कोई इलेक्शन होता है, आप जीत जाएं तो वो ठीक है, ना जीते तो आप ठीक नहीं है। यानी कि जो आपके फेवर में जाए, ये वही जज हैं ज़ेबा चौधरी जिनको धमकियां दी, जिसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। आज उसी अदलिया की तरफ इमरान खान जजेस को, उन्हीं अदलिया को, वकला को उनकी तरफ देख रहे हैं कि जनाब आप ही उम्मीदों का वाहिद और आखिरी सहारा है। यानी जो आपके साथ चले, यानी जैसे आदर साहब कह रहे हैं कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है जो उसके अंदर आ जाए वो ड्राई क्लीन हो जाए, लेकिन जो उस वॉशिंग मशीन में ना आए वो फिर ड्राई क्लीन नहीं है, वो यानी पाक साफ नहीं है। ऐसा ही है फरीद, आप तारीख उठा के देखें, हमने तो नहीं कहा था कि जरदारी साहब को हम सड़कों पे घसीटेंगे या उनका पेड़ फाड़ते हुए लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे या मीनारे पाकिस्तान पे। हमने तो पंखे नहीं झले थे ना। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही कहा था कि जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो एक ऐसी जमात है जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाती है। तो हमने नहीं कहा, हमने 10% भी नहीं कहा, ये खुद कहते रहे एक दूसरे को। वो जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ तो दरिंदा है, पूरे मुल्क को खा गया, बिठा देगा, हमने नहीं कहा। अच्छा, दूसरा आ गया इलेक्शन की शफाफियत पे। आज तक हम नहीं सिर्फ कहते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुद कहती रही हैं
कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुए, हमेशा रिग्ड इलेक्शन हुए। तो इसमें हमारा तो मौक़िफ़ डे वन से एक ही है। 2018 का भी के अंदर आप ये बात 2018 के लिए भी एक्सेप्ट करते हैं ना? मेरी बात सुन लेना, हमने उस वक्त भी कहा कि रिफॉर्म्स लेके आते हैं, पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, ये आपका मानना, ये आपका बयानिया 2018 के लिए भी है ना कि वो भी रिग थे, वो भी फ्री एंड फेयर नहीं थे। फरीद, उस वक्त भी नेशनल असेंबली में हमने खड़े होकर कहा था, जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि किसी को शक शुबात जिस बात पे है, हम हर किस्म की तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। ये खुद पीछे हट गए थे। अब आपका ये कहना कि जी हमें कुछ काबिल कबूल होता है, कुछ काबिल कबूल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप सर वैसे ऐसा ही है, लगता तो यही है। फौज आपके साथ हो तो अच्छी है, नहीं हो तो तनकीद है। जुडिशरी आपके साथ हो तो अच्छी है, नहीं हो तो तनकीद है। फैसला आपके साथ हो तो ठीक है। यानी ये तो मामला फिर, और मैं आपके ऊपर भी क्या कहूं, मैं जो भी सियासी जमातें उन सब का वतीरा वैसे यही रहा है कि अगर चीजें फेवर के अंदर हैं, जुडिशरी ने अगर फैसला फेवर में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर जुडिशरी के ऊपर तनकीद भी है। तो आप तो और ज्यादा उसके अंदर है कि आप तो बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है, आप तो डायलॉग करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि जिनको, जो जैदर साहब जो कह रहे हैं कि आप जिनको चोर डाकू कहते थे उनको आपने पार्टी में जम कर लिया, लेकिन बाकी जिनके साथ बात करनी है पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, इसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बात करनी है ना, किसी और के साथ तो बात नहीं करनी है। इसी सिस्टम में रह के सिस्टम के स्टेक होल्डर से ही बात करनी है ना, और ये पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी है, आप उनके साथ बैठते नहीं है। मेरी बात, आपने सवाल पे सवाल किया, जवाब तो मुझे देने मेरा हक है ना। दीजिए। अच्छा फरीद, हमने हर इशू के ऊपर बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा इन्होंने, जब भी हमने बात करने की कोशिश की, इन्होंने एनआरओ मांगा, इन्होंने अपने केसेस आगे रखे, इन्होंने नैब अमेंडमेंट आगे रखी, जिसके ऊपर हम कभी भी कंप्रोमाइज न कर सकते हैं, न करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की मईशत की बात थी, या अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम जिस पे बात नहीं करेंगे वो है चोरी के ऊपर, करप्शन के ऊपर और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी। अच्छा सर, मुझे एक जवाब दे दें, मैंने तो ये बात बहुत सुन ली है वैसे। पीटीआई का ये नैरेटिव रहा है भाई, मुझे एक बात बता दें, एक सवाल का जवाब दे दें। मेरी बात मुकम्मल, मेरा सब्सिडियरी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर इजाजत देना, मैं मेरी बात मुकम्मल होने देना। अभी टेररिज्म हुआ, नेशनल एक्शन प्लान, उसके अंदर अपेक्स कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पीटीआई को कहा कि जनाब आईएस के अंदर साथ दें। भाई आप तो उसमें भी नहीं है। हाँ, अब उस पे ऊपर दे, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सबसे पहली ट्वीट पता क्या की, खुद उन्होंने एक साइड पोलराइजेशन जो है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो कौम को तकसीम करे। उसने कहा जी कि मुस्लिम लीग के नून के वर्कर और सपोर्टर जो है वो जाके खून दे। उसका ये कहना हक नहीं रखता, उसका ये कहना होना चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को चाहिए कि वो इस वक्त जो शहीद हैं, जो इस वक्त जख्मी है, उनका साथ दे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसी चीज है, टेररिज्म का खात्मा एक ऐसी चीज है जिसमें मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे, लेकिन उसके अंदर पीटीआई नहीं आई ना। उसमें तो पीडीएम आपसे ये नहीं कह रही थी कि आओ और हमें एनआरओ दो, उसमें तो पीडीएम आपसे ये नहीं कह रही थी कि आओ हमारे जो केसेस तुमने बनाए मिल बैठ के मुकमुका कर लेते हैं कि जनाब अब हम तुम पे नहीं बनाएंगे, तुम हम पे मत बनाना। ये तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए था सर। और फिर आप कहते हैं रिफॉर्म्स के लिए, असेंबलियों में वापसी के लिए भी आप जो आए वो रिफॉर्म्स के लिए नहीं आए। असद उमर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ऑपोजिशन लीडर जो है उसके ऊपर हमारी है, वरना रिफॉर्म हमने नहीं करना कुछ भी असेंबली के अंदर। मेरी बात सुन लेना फरीद, अगर आपने सवाल ही करना है, खुद ही जवाब देना है, तो फिर मेरा बात कर रहा हूं ना, सप्लीमेंट्री सवाल मैंने आपके उसके ऊपर किया है। मेरा एक मुकम्मल जवाब नहीं आ रहा ना मेरे पास। एपीएस का वाकया होता है, हमने तहरीक खत्म कर दी। अभी एपेक्स कमेटी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि उनका रवैया क्या था, उन्होंने अप्रोच किस अंदाज से की, और फिर उसी एपेक्स कमेटी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे इंपोर्टेड गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने बयानिए में तनकीद उस वक्त नहीं बनती, कौम को यकजा करने के लिए उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिसको वो कहते कि आज तमाम स्टेक होल्डर, तमाम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे। चले, मैंने हाल साहब से इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन आप वाली बात ये कि आप मैं ना मानू वाली बात है इसके अंदर कि आपने जब मानना ही नहीं है। मैंने एक ब्रेक लेना है,
फरीद 1 मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। मैं सर निहाल साहब को ले लूं, हैदर भाई, अगर आपकी इजाजत हो। एक बात मेरी सुन ले, निहाल साहब को जरा ले लूं ना, मुझे नहीं आप ले लें उनको, मेरी एक बात सुन ले, एक मेरी बात सुन ले। ये बात करने को तैयार है, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ये बात करने को तैयार है अगर इमरान खान को नैब ना पकड़े, फराह गोगी और बुशरा बीबी को एनआरओ मिल जाए, ये आज असेंबली में आके हर मामले पे बात करने को तैयार हैं। आज तो वो वजीर आज़म पैगाम पहुंचाया इन्होंने, हैदर साहब को पैगाम पहुंचाया। ये चाहते हैं कि आप इमरान खान को अरेस्ट ना करें, इनके जो क़यादत है इनकी नहीं, ये जो आप बात इतने वसूख से कर रहे हैं, ये किसी ने क्या पैगाम भेजा आपको? ये हमें अश्योरेंस दे दें कि जनाब हमें हाथ नहीं लगाया जाएगा, इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, हमारे ऊपर नैब के केस नहीं बनेंगे, करप्शन के केस नहीं बनेंगे, हमें एनआरओ दे दे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। चलें, एक ब्रेक मैंने लेनी है निहाल साहब, आपके पास आता हूं, ब्रेक के बाद ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद आते हैं निहाल साहब से बात करेंगे इसकी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, 2 पॉइंट्स आपके आगे रखूंगा, आपकी अदम मौजूदगी में जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं आपको 2 पॉइंट्स और आगे रख दूं। न्याजी साहब फरमाते हैं, अमजद न्याजी साहब की जनाब, अगर इमरान खान साहब एक कमरे में भी बैठे रहे तो जो भी इलेक्शन होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें सिर्फ पीटीआई जीतेगी, जीत पीटीआई की यकीनी है। और दूसरी बात हम बात कर रहे थे, आपने भी सुनी इस वक्त, कि जो नेशनल एक्शन प्लान और एपिक्स कमेटी में बुलाया पीटीआई को, वो कह रहे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का रवैया ठीक नहीं था, सही अंदाज से बुलाया ही नहीं, बुलाते तो हम बात करते, बिल्कुल आ जाते, बैठ जाते उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, आपका पहला सवाल था कि इमरान खान साहब बैठे रहेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा चले, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए, 100 में से 100 सीट जीत गए 100%, तो उसके बाद क्या करेंगे? वो कुछ है उनके पास करने को? नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनको 100 में से 100 नहीं मिला था, हुकूमत मिल गया था। और तमाम हुकूमती जो अमलदारी के इदारे हैं, उन्होंने कहा था 6 महीने तक मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। डीजीआई एसपीआर ने भी कहा मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, सबने कहा, सबको बुलाया गया, साजक बनाया गया, अमीन बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया, उन सारे अपोजिशन लीडर को बंद कर दिया गया, सारे इदारों को अपने ताबे किया गया। 4 साल में उन्होंने क्या किया बता दे, मेरा भी वोट ले ले। 4 साल में अगर उन्होंने कोई खारजा पॉलिसी ठीक की हो, दाखिला पॉलिसी ठीक की हो, कोई मोटरवे बनाया हो, कोई नया सी पोर्ट एयरपोर्ट बनाया हो, कोई सीपैक जैसा मंसूबा लाया हो, कोई नौजवानों को लैपटॉप दिया हो, कोई मेट्रो बस बनाया हो इस तरह का जैसा हमारे दौर में था, कोई ऑरेंज ट्रेन बनाया हो, कोई मुल्क में जंगलात पे वो लगा दिए हो, कोई इनके गंदम, आटा, चीनी और दूध और शहद की नहरें बह रही हो, बेरोजगारी का खात्मा भी खैर हो गया हो, अमन ही अमन था, तो फिर उनको लाजमी वोट देना चाहिए। साहब वो तो कहते हैं कि कोविड के दिनों में जो मैनेजमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो किसी ने नहीं की, जो चैलेंज इमरान खान को मिला खजाना खाली होके, जो खजाने को बेहतरीन अंदाज में आगे लेके पीटीआई चली, वो कोई नहीं किया। तो जो काम उन्होंने किया, उस काम के बुनियाद के ऊपर उनको अब वोट मिलेगा। और फिर आपकी पीडीएम की हुकूमत आने के बाद महंगाई जिस उरूज के ऊपर है, वो कहते हैं कि इसी चीज का तो वोट है जिसका जो हमें मिलेगा। इमरान खान तो ये समझते हैं और वो दावा भी यही करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने काफी काम किया है कि बरतानिया की एक अदालत ने पाकिस्तान के एक को फाइन किया मनी लॉन्ड्रिंग पे कि आपने $37 मिलियन कहां से लाया जिससे आपने जायदाद खरीदी, और उसके ऊपर 50 बिलियन का फाइन कर दिया। वो फाइन करने के बाद वो पैसा वापस भेज दिया पाकिस्तान, और उन साहब की वीजा वगैरह उनके खानदान की कैंसिल कर दिया। वो जब पैसा वापस आया तो खान साहब ने माले मुफ्त दिले बेरहम उसको उस बिल्डर के हवाले कर दिया, टाउन प्लानर के हवाले, और बदले में उन्होंने ट्रस्ट के नाम से कई 100 एकड़ और कनाल जमीनें ले ली। तो ये उनकी मुल्क के लिए बड़ी खिदमत थी। फिर उन्होंने जो कोविड के अंदर जो इमदाद आई, उसके मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं नहीं कहना, मुझे जरूरत नहीं कि खान साहब के बारे में ऐसी बात करूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मैसिव घपला हुआ है, और खास करके केपी में और बलूचिस्तान में जो लोग मरीजों का, मुर्दों का, जख्मियों का, मुर्दारों का पैसा खा जाए, अल्लाह रहम करे।
फिर क्या बच जाता है पाकिस्तान? अगले 4 साल इतने मुर्दे भी नहीं मिलेंगे इनको जिनके वो कफन बेच के खा सकें। चले तो भाई इलेक्शन जीतने का अगर आपको कोई आपका अपना शौक और हो, फिर जो अंगूठी ना छोड़ रहा हो, अगर अंगूठी चाहिए हीरे की 5 कैरेट की 3 कैरेट की, तो आप इलेक्शन लड़े, वजीर आजम बने। अदरवाइज फिर आपने हमारे लिए क्या किया? जो हम आपको टैक्स देते थे, आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, हम नीचे साइकिल से घूम रहे। तो खान साहब जीत के क्या करेंगे ये बताइए। जी अमजद न्याजी साहब, खान साहब जीत के क्या करेंगे बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल तरीन हालात में डैम्स दोबारा बनाने शुरू किए। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उठाया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड ज़र मुबादला आया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजा। हमने पाकिस्तान के अंदर और हुकूमत खत्म होने के बाद उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानी को मना भी कर दिया कि ज़र मुबादला पाकिस्तान बिल्कुल भी ना भेजना, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है ना फरीद रईस? ये आपके ख्याल है? हमने ऐसा कुछ नहीं, मेरा क्या ख्याल है जी, मेरे ख्याल का लिबास मत पहनाए, ये तो रिकॉर्ड पे बात है अमजद भाई। मेरी बात सुन लेना, मैंने कहा मेरी बात मुकम्मल होने दे। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, उस पे ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे एतबार करेंगे? एतबार तो उन पे किया जाता है जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हो, जो सिर्फ एनआरओ और अपने केसेस से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो, जो नैब तरामीम। अमजद साहब, ये बात अभी हैदर साहब ने भी कही है, उन्होंने कहा मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इन्होंने हमसे एश्योरेंस मांगी है, मैं बातचीत करने को तैयार हूं, अगर हमारे खिलाफ नैब ना हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, कुछ ना करे। ये मुझे बता दें कि सद तक ये बात आप बताएंगे ना कि ऐसी कोई बात है या नहीं है? फरीद भाई, जो खुद बुझता चिराग हो वो ना हम एनआरओ पे यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला के शुक्र है ये तगड़े हो, हमसे और केसेस बनाए, इससे और केसेस। ठीक है हैदर साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर अमजद साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फरीद भाई मेरी मुकम्मल सर, मुझे 30 सेकंड मेरे पास है, मैंने हैदर साहब को दे लेना, उन पे कंक्लूड करना है सर प्लीज। कि टॉप हमारा जो इदारा है उसका हेड जो है वो तहकीकात करके एक करप्शन का एक पैनी भी साथ चले। हैदर साहब तो मुझे बता दें सर, आपने तो कहा एनआरओ मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। अच्छा बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग हम लोगों ने की, पकड़ा इनका फाइनेंसर आरिफ नकवी किया। मनी लॉन्ड्रिंग हम लोगों ने की, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और अब ट्रायल हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और चोर हम हैं, घड़ी चोर ये साबित हो गए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नदामत हुई। उसके बाद पाकिस्तानियों को रोका इन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अच्छा, डैम का चंदा लिया वो बाबा रहमते ने, और डैम का चंदा देने वालों को डैम फूल बना दिया। यानी ये अपने आप को मसीहा समझते हैं। अच्छा, जहां तक बड़े बोल की बात है, कंक्लूड कीजिएगा सर इन 5 सेकंड सर प्लीज। बुझता चिराग जो है ना, ये वो गरूर की अलामत है कि कभी कभी जो है ना फर्नेस ऑयल में बुझता हुआ चिराग नहीं, पूरी भट्टी जो होती है ना वो ही गुल हो जाती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब, आई हैव टू थैंक यू सर बिकॉज द टाइम इज अप। बहुत शुक्रिया आपका अमजद न्याजी साहब और निहाल हाशमी साहब। सर थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।